हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन। अब तो आपको नाम याद हो ही गया होगा। आज से हम एक नई सीरीज केमिस्ट्री में शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट या स्टाइशियोमेट्री। मोल अभिधारणा या रस समीकरण मितीय। स्टाइशियोमेट्री को हम रस समीकरण मितीय और मोल कॉन्सेप्ट या मोल अभिधारणा बोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो केमिस्ट्री में आगे जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उन सब में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। तो इसलिए इसको बहुत ढंग से पढ़ना है और एक एक एपिसोड को बच्चों बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है ना बच्चों? तो ये एक जर्नल केमिस्ट्री का पार्ट है। जितने भी अभी तक हम जो सीरीज देखते हुए आ रहे हैं, वो चाहे रिडॉक्स अभिक्रियाओं वाली सीरीज हो या परमाणु संरचना वाली सीरीज हो, सभी के अंदर हम जो जर्नल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। हर जगह काम आने वाला होता है। ओके, ये जो स्टाइशियोमेट्री है, रस समीकरण मितीय, एक्चुअली ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है बच्चों। एक तो वर्ड है स्टाइशियोन, जिसका मतलब होता है एलिमेंट अथवा तत्व, और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट अथवा मापना, मेजर करना। मतलब जब भी हम किसी तत्व का मेजरमेंट करना चाहते हैं, अगर मैं किसी तत्व का मेजरमेंट करना चाहता हूं, तब बहुत सारी जो उसकी हम मेजरमेंट के लिए इकाइयां यूज करते हैं, उसमें से एक इकाई उसका भार अथवा द्रव्यमान होती है। भार मतलब मास, है ना, जिसके लिए हम निम्नलिखित में से कोई भी टर्म का उपयोग अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं। मतलब जब भी मुझे तत्व का भार या द्रव्यमान नापना है, मापना है, तो फिर मैं इनमें से किसी टर्म को फ्रीक्वेंटली यूज करता रहता हूं। ऑलरेडी जब हम परमाणु संरचना वाली सीरीज देख रहे थे, उसमें भी आपको मैंने ये बताया था। तो देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है ये जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एटॉमिक मास जिसका मतलब होता है परमाणु भार, मॉलिक्यूलर मास जिसका मतलब होता है अणु भार, और इक्विवेलेंट मास जिसका मतलब होता है तुल्यांकी भार। तो हम इन तीनों जो टर्म्स हैं, जो पद हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं, ये हमको क्लियर है कि हम इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम केमिस्ट्री में आगे हर चैप्टर को बहुत एंजॉय करते हैं। ओके, समझ रहे हैं आप? तो शुरू करें। सबसे पहले आज इस एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं, मैं जो एटॉमिक मास या परमाणु भार है उससे संबंधित कुछ आपको बातें बताता हुआ दिख रहा हूं। तो देखिए, एटॉमिक मास या परमाणु भार, नाम से समझ में आ रहा है कि परमाणु का भार। तो ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है किसी दिए गए परमाणु का भार। अब परमाणु इसका मतलब तत्व का सबसे छोटा पार्ट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो लेकिन बाद में परमाणु में फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की डिस्कवरी हुई। ये परमाणु संरचना वाली सीरीज में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। परमाणु का भार, क्योंकि परमाणु छोटा तो है ही, और बहुत रेयर केस में, जैसे जनरली जो आवर्त सारणी में तत्व हैं उसमें सिर्फ अक्रिय गैसें ही ऐसी हैं जो अपने परमाणु के रूप में मिल सकती हैं, परमाणविक रूप में मिल सकती हैं। बाकी अक्रिय गैसों को छोड़कर जितने भी दूसरे तत्व आवर्त सारणी में हैं, वो सभी अपनी मुख्यतः आणविक फॉर्म में मिलते हैं, आणविक रूप में मिलते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं। तो अब अगर कोई तत्व सबसे छोटा जो उसका भाग परमाणु है, परमाणु रूप में आसानी से मिलता ही नहीं है, तो उसके भार को निकाला कैसे जाए भाई? जैसे यहां पे मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं तो मैं आपको क्लियरली विजिबल हूं, तो वेट बॉक्स में जैसे अपन जाके खड़े हो जाते हैं ना और हमारा भार आ जाता है, ऐसे आप भी करते हैं। अगर आपको अपना भार देखना है, चेक करना है कि आपका वजन क्या है, वेट क्या है, तो आप वेट बॉक्स में जाके खड़े हो जाते हैं और उससे आपको अपना भार पता चल जाता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं परमाणु की, जो अक्रिय गैसों को छोड़कर सामान्यतः एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर केमिस्ट के सामने यह बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया कि कैसे किसी भी परमाणु का भार कैलकुलेट किया जाए। मतलब यह तो पक्की बात है कि हम 100% सही परमाणु का भार कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। तो यही देखिए मैंने लिखा हुआ है यहां पे, क्योंकि अक्रिय गैसों जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन इत्यादि इत्यादि जितनी भी अक्रिय गैस हैं, तो अक्रिय गैसों को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के परमाणु अपनी आणविक या मॉलिक्यूलर रूप में मिलते हैं।
अतः किसी भी परमाणु का 100% सही परमाणु भार कैलकुलेट करना केमिस्ट के लिए कभी भी संभव नहीं हो सका। जैसा भी आपको मैंने बताया, इसको हम एब्सोल्यूट एटॉमिक मास भी बोलते हैं। मतलब एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछता है, जिसको हम परिशुद्ध परमाणु भार, शुद्ध परमाणु भार या आम से भी एब्रीवेट कर सकते हैं, AAM, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? 100% सही परमाणु के भार को एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कहते हैं। लेकिन यह तभी संभव होता जब परमाणु हम ऐसे हाथ से पकड़ पाते और उसको वेट बॉक्स में रख पाते, तब उसका हमको 100% सही परमाणु भार पता चलता। लेकिन यह तो संभव ही नहीं है। तो देखिए, जिसको कैलकुलेट करना केमिस्ट के लिए संभव नहीं था, इसलिए केमिस्ट ने परमाणु भार को कैलकुलेट करने की एक दूसरी टेक्निक निकाली, जिसको रिलेटिव एटॉमिक मास, सापेक्षिक परमाणु भार विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास या सापेक्षिक परमाणु भार विधि। तो अब हम यहां पर यह देखने जा रहे हैं कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, सापेक्षिक परमाणु भार विधि क्या है, और कैसे किसी भी परमाणु के भार को इसके अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में ये लिख लीजिए बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास टेक्निक लिखी है, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कैसे परिभाषित करेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास, ये जो टेक्निक है, सामान्यतः किसी अणु में एक परमाणु के भार को निश्चित मानते हुए, मतलब स्टैंडर्ड मानते हुए, मानक मानते हुए, दूसरे परमाणु के भार को कैलकुलेट करने की विधि है। जैसे आप जब भी मार्केट में जाते हो, आप कभी अगर कोई वेजिटेबल या सब्जी खरीदने गए, तो जहां पर शॉपकीपर बैठे होते हैं, उनके पास एक वेट बॉक्स होता है। क्या करते हैं? जैसे आपने बोला कि भैया 1 किलो आलू तोल देना, तो वो क्या करेगा, जो वेट बॉक्स के 2 भाग हैं, उसमें एक भाग में 1 किलो का एक वॉट रखता है, बाट जिसको कहते हैं, 1 किलो लिखा होता है, और दूसरे भाग में 1 किलो के बराबर आलू को तोलकर आपको दे देगा। अब आपको पता है क्या वास्तव में आप 1 किलो ही खरीद के लाए हैं? कैसे पता चलेगा? जो वहां पर बाट रखा हुआ था 1 किलो का, तो वो 1 किलो है या नहीं, ये आपको कैसे पता? सही बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं मैं? तो लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे कुछ स्टैंडर्ड वेट्स बना रखे हैं मेजरमेंट करने के लिए, तो जनरली शॉपकीपर्स उसी को यूज करते हैं, उसी का उपयोग करते हैं। और आप बहुत खुशी खुशी घर पर आ गए कि हम 1 किलो आलू लेकर आए। तो आप ये जो लेकर आए हैं 1 किलो आलू, ये एक्चुअली एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि आप उस 1 किलो वेट के बराबर 1 किलो आलू तोल कर लाए हैं। समझ रहे हैं आप? ये रिलेटिव है। मतलब इस 1 किलो बाट के संदर्भ में, सापेक्ष में, आपने 1 किलो आलू वेट किया। समझ रहे हैं आप? तो सेम फंडा केमिस्ट ने रिलेटिव एटॉमिक मास में अडॉप्ट किया है। रिलेटिव एटॉमिक मास, या इसको हम आज के बाद ऐसे भी लिखा करेंगे RAM, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास, अथवा सापेक्षिक परमाणु भार। ठीक है? तो इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, इस विधि में हम एक परमाणु के भार को स्टैंडर्ड मानकर, मानक मानकर, दूसरे परमाणुओं के भार को कैलकुलेट करते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया रिलेटिव। एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का भार कैलकुलेट करना, रिलेटिव परमाणु भार, है ना। सबसे पहले केमिस्ट ने हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार को स्टैंडर्ड माना, जिसको हम हाइड्रोजन स्केल कहते हैं। माने जो जो हाइड्रोजन से आसानी से कंबाइन होने वाले तत्व थे, उनके परमाणु भार को हाइड्रोजन स्केल पर निकाला गया है, ज्ञात किया गया है। तो यह सबसे ओल्ड स्केल है, पुरानी स्केल है। हाइड्रोजन स्केल या हाइड्रोजन पैमाना सबसे पुराना परमाणु भार को मापने का पैमाना। ओके, और इसमें केमिस्ट ने क्या किया, हाइड्रोजन के एक परमाणु को, उसके भार को 1 यूनिट मान लिया, 1 इकाई। कि आज से हाइड्रोजन का ये जो एक परमाणु है, इसको हम 1 इकाई माना करेंगे, ये 1 इकाई भार के बराबर है। और इस 1 इकाई भार के बराबर जो भी दूसरा परमाणु होगा, वो जितने हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, दूसरे परमाणु का भार उतना ही हो जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझो आप, मान लेते हैं कि ये वेट बॉक्स है ना, और ये दोनों साइड में वेट, यहां पर मैं मान लेता हूं कि हमने हाइड्रोजन के एक परमाणु को रख रखा है, 1 इकाई भार को रख रखा है, और दूसरे तरफ में आपने ऑक्सीजन परमाणु को रख रखा है। अब ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो भारी है,
जैसे ही हम इन दोनों को रखेंगे तो ये ऑक्सीजन वाला देखिए वेट नीचे चला गया ऐसे। अब आप अगर बराबर करना चाहते हैं तो किसको बढ़ाओगे, ऑक्सीजन के और परमाणु को बढ़ाओगे या हाइड्रोजन के परमाणु को बढ़ाओगे? हाँ बिल्कुल सही, हाइड्रोजन के परमाणु को बढ़ाओगे। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु मतलब 2 इकाई, 3 हाइड्रोजन परमाणु मतलब 3 इकाई, 10 हाइड्रोजन परमाणु मतलब 10 इकाई भार। तो जब आप यहां 16 इकाई रखोगे, मतलब 16 हाइड्रोजन परमाणुओं को रखोगे, तब जाकर ये ऑक्सीजन के एक परमाणु के भार के बराबर होगा। ये दोनों लेवल में आएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो 16 है ये ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार है, क्योंकि ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 16 गुना भारी हो गया। तो जो हाइड्रोजन स्केल है उस पर अगर मैं किसी भी दूसरे तत्व के परमाणु का भार निकालना चाहूंगा तो इसके लिए जैसा मैंने बताया, इसके लिए हाइड्रोजन परमाणु के एक परमाणु के भार को 1 यूनिट, 1 इकाई माना गया और इस 1 इकाई के सापेक्ष दूसरे परमाणु जो हाइड्रोजन से आसानी से अभिक्रिया करते थे उनके भारों को निकाला गया। देखिए आसानी से अभिक्रिया करते थे, इसका क्या मतलब है? जो हाइड्रोजन से आसानी से अभिक्रिया नहीं करेगा उसका परमाणु भार इस स्केल पर नहीं निकाला जा सकता। और यह तो बहुत बड़ा एक त्रुटि, एक बहुत बड़ी कमी इस स्केल की साबित हुई। तो हाइड्रोजन स्केल में त्रुटि, केवल उन्हीं तत्वों के परमाणु का भार निकाला जा सका जो आसानी से हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते थे, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन इत्यादि। माने जो भारी भारी तत्व हैं आवर्त सारणी के अंदर, हम उनके जो परमाणु भार हैं उनके मान को कभी भी हाइड्रोजन स्केल के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट सबसे पहले हम हाइड्रोजन स्केल की यहां पर परिभाषा और एक फॉर्मूला लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन स्केल को डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया। केमिस्ट ने फिर हाइड्रोजन को भूल के भी आगे यूज नहीं किया। और आज तक हम जो रिलेटिव एटॉमिक मास टेक्निक में तत्व के परमाणु का उपयोग करते आ रहे हैं, जो स्टैंडर्ड है वो कार्बन परमाणु है। कौन है? कार्बन परमाणु। तो वो भी मैं यहां पे लिखता हूं। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में ये लिख लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, मैं यहां पे लिखूंगा हाइड्रोजन स्केल पर किसी दूसरे तत्व के परमाणु का भार वो संख्या है जिसको हम बोल सकते हैं नंबर है, जो ये बताएगा कि उस तत्व के एक परमाणु का भार हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार से कितना गुना ज्यादा है। ये देखिए, तो ये एक संख्या है जो हमको ये रिप्रेजेंट करती है कि दिया गया जो तत्व है उसके एक परमाणु का भार हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार की तुलना में कितना गुना ज्यादा है। तो देखिए, अतः हाइड्रोजन स्केल पर किसी तत्व के परमाणु का भार, इसी को हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये देखिए, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा उस तत्व जिसका मैं एक परमाणु का भार निकालना चाह रहा हूं, उस तत्व के एक परमाणु का भार और इसको हम डिवाइड कर देंगे हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार से।
और हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना माना है हमने, यहां पर अभी आपको मैंने बताया था 1 यूनिट। तो जैसे देखिए उदाहरण, ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो ये आप कैसे लिखोगे, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार और आप इसको डिवाइड कर दोगे हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार से। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना है, 1 यूनिट है, बिल्कुल 1 यूनिट। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है, ये देखिए ये 16 के बराबर आता है। ये ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार और डिवाइड बाय हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार, जैसा कि हमने 1 यूनिट माना है, तो इससे हमको ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना पता चल जाएगा, 16 यूनिट। ये देखिए 16 यूनिट। तो यही क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार। अरे क्लियर हुआ क्या सभी को? तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास टेक्निक। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये हमने हाइड्रोजन के एक परमाणु को स्टैंडर्ड मानकर उसके भार को 1 यूनिट मानकर फिर कैलकुलेशन की है। तो इसको इसलिए हम बोल रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास टेक्निक। ठीक है बच्चों, अब जैसा भी आपको मैंने बताया, हाइड्रोजन स्केल में जो त्रुटि आई उसके कारण इस स्केल को तो डिस्कार्ड कर दिया गया और फिर नेक्स्ट स्केल को लगभग 1965 के अंदर कार्बन स्केल को अडॉप्ट किया गया। तो कार्बन स्केल को कैसे परिभाषित करेंगे वो यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब मैं यहां पर जो कार्बन स्केल है, कार्बन पैमाना है, उसको आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। कार्बन स्केल, एक्चुअली कार्बन एक ऐसा तत्व है जो बहुत सारे अणु बनाता है। जैसे जो पूरी कार्बनिक रसायन है उसमें कार्बन के ही मुख्यतः सारे अणु, सारे यौगिक देखने को मिलते हैं और इसलिए अलग से कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाई गई है। तो कार्बन को छोड़कर कोई भी जो दूसरा तत्व है ना आवर्त सारणी में, इतने सारे यौगिक नहीं बनाता, इसलिए कार्बन स्केल को अडॉप्ट किया गया। तो सन 1965 में कार्बन के एक समस्थानिक को हम ऑलरेडी परमाणु संरचना वाली सीरीज में डिफाइन कर चुके हैं, आइसोटोप, है ना। जैसे C12 को स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया, कार्बन 12, कार्बन के दो समस्थानिक हैं C12 एंड C14, लेकिन कार्बन के जितने भी यौगिक पाए जाते हैं उसमें मुख्यतः C12 देखा गया है, इसलिए C12 को अडॉप्ट किया गया। तो बिकॉज कार्बन के अधिकांश अणुओं में C12 का बहुतायत पाया गया। ठीक है, C12 का मतलब क्या है, तो पहले तो यहां पे मैं लिख देता हूं, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक हैं जैसे 6C12, 6C13, 6C14 और मुख्यतः 6C12 ही पाया जाता है। मतलब लगभग अगर कार्बन के सारे अणु जोड़ दिए जाएं तो 98%, 98% के अंदर C12 ही मिलता है, इसलिए C12 को अडॉप्ट किया गया। ये जो C12 है, यहां C12, इसका मतलब है कि कार्बन के एक परमाणु का भार 12 यूनिट है। कार्बन के एक परमाणु का भार C12 है, मतलब 12 है, 12 यूनिट है, 12 इकाई। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार हमने कितना माना था, 1 इकाई माना था। तो अब अगर आप कार्बन 12 स्केल पर किसी भी दूसरे तत्व के परमाणु का भार निकालना चाहोगे तो होगा क्या,
देखो, अतः किसी तत्व के परमाणु का भार, जैसा भी हमने वहां पे लिखा, यह बराबर है उस तत्व के एक परमाणु का भार, और इसको डिवाइड कर दोगे आप C12 के एक परमाणु के भार से। अब ये जो है, ये हमने भी लिखा 12 यूनिट है। इसका मतलब जब भी ये रेशो से कोई संख्या यहां मिलेगी, और 12 क्योंकि नीचे लिखा हुआ है तो 12 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो उस तत्व के एक परमाणु का भार हमेशा 12 गुणा बढ़ के आएगा। जबकि हाइड्रोजन स्केल में बहुत बड़ा फायदा था कि नीचे एक ही इकाई था, तो आप जैसे 16 को एक इकाई से मल्टीप्लाई करें तो 16 ही रहा, तो यहां हमेशा 12 गुना बढ़ के बाहर आएगा। तो केमिस्ट को यही बात खटक रही थी कि यह बात सही नहीं है, क्योंकि कार्बन का एक परमाणु खुद ही 12 गुना भारी है। समझ रहे हैं आप? तो फिर केमिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट निकाला। देखिए क्या, जो यहां डिनोमिनेटर में हमने लिखा हुआ है C12 के एक परमाणु का भार जो 12 यूनिट है, तो केमिस्ट ने सोचा कि इसको क्यों ना हम एक इकाई कर दें, 1 यूनिट कर दें, तो फिर आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना, जिस प्रकार से हमने हाइड्रोजन स्केल पर कैलकुलेशन किया। तो उन्होंने इसको ऐसे लिखा, देखिए क्या, जब भी अब मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो मैं कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 1/12वां भाग लूंगा। यदि कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 1/12वां भाग ले लिया जाए, तो किसी भी दूसरे तत्व के परमाणु भार को निकालना आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। बस फिर क्या था, केमिस्ट ने इसी मेथड को अडॉप्ट कर लिया, और हम हमेशा डिनोमिनेटर में जो 1/12 पार्ट है, कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 1/12वां भाग उसको लेते हैं, और फिर हम किसी भी दूसरे तत्व के परमाणु के भार को लिख लेते हैं। तो वहां लिखता हूं मैं बच्चों, ये लिख लीजिए सबसे पहले। देखिए बच्चों, तो मैं यहां पे लिखता हूं सबसे पहले तो कार्बन 12 परमाणु के एक परमाणु के भार का 1/12वां भाग। तो ऑब्वियसली ये कार्बन के एक परमाणु का भार है 12, और इसको हम 1/12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका 1/12वां भाग ले रहे हैं, तो कितना आ गया ये 1 यूनिट। ये देखिए, इसी को हम एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं बच्चों। इसी को हम परमाणुवीय या परमाणविक भार इकाई भी बोलते हैं। ये देखिए, और इसी को हम AMU भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणविक भार इकाई। मतलब ये स्टैंडर्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड है, मानक है ये। तो अब मैं जब इस आधार पर किसी भी तत्व के परमाणु भार को लिखूंगा, किसी भी तत्व के परमाणु भार, तो वो होगा उस तत्व के
एक परमाणु का भार और इसको मैं डिवाइड करूंगा 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो देखिए कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 1/12वां भाग, ये देखिए ये कॉन्सेप्ट होगा जिसको अभी हमने डिफाइन किया 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये देखिए ठीक है ना बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट हम हमेशा फॉलो करेंगे। अच्छा, कार्बन 12 के एक परमाणु के भार को अगर हम पता कर लें ग्राम में तो उसका 1/12वां भाग निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वही समस्या है, कार्बन का जो एक परमाणु है क्या वो आसानी से मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। तो केमिस्ट ने क्या किया है, इसके लिए फिर स्टैंडर्ड माना है। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, देखिए कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, ये तो हमने यूनिट में तो लिखा है 12 यूनिट। अगर मैं इसको ग्राम में लेता हूं तो 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम है ये बच्चों, ये स्टैंडर्ड है। ये देखिए, तो क्या इससे हम इसका 1/12 भाग निकाल सकते हैं क्या, 1/12वां भाग? हाँ, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अतः ये 1/12वां भाग कार्बन 12 के एक परमाणु का, एक परमाणु के भार का, तो ये हो जाएगा 1/12 और मल्टीप्लाई कर दोगे 1.99 इंटू 10 की पावर -23। ये देखिए, तो इसको जब आप सॉल्व करते हो ये रिजल्ट आता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम या 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये देखिए, ओके, तो ये भी एटॉमिक मास यूनिट है। ये देखिए, और आपको याद हो शायद ये एक्चुअली 1 एटॉमिक मास जो यूनिट है वो अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। हाइड्रोजन का जो एक परमाणु होता है उसका भी हमने यूनिट में कितना मास माना है, 1 यूनिट। तो ये हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार भी है ग्राम में। ये देखिए, ये मान हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार को ग्राम में बताता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने जरूरी हैं बच्चों, कि हमने जैसे कार्बन 12 के परमाणु के जो भार है उसका 1/12वां भाग क्यों लिया, क्योंकि कार्बन का एक परमाणु खुद ही 12 गुना भारी है, तो इसलिए हमने उसका 1/12वां भाग लिया, जिससे हमको वैल्यू 1 यूनिट मिल गई, और यही एटॉमिक मास यूनिट है। तो ये जो 1 यूनिट मास है, ये 1 यूनिट मास है, 1/12वां भाग कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का, इसी को हमने 1 यूनिट मास बोला है। और जब हमने इसको ग्राम में सॉल्व किया तो कार्बन के एक परमाणु का भार क्योंकि इतना ग्राम है तो उसका 1/12वां भाग इतना आ गया, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, जो ऑब्वियसली एटॉमिक मास यूनिट AMU के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये बेस है, ओरिजिन है, जहां से मोल का कॉन्सेप्ट आया है। तो एटॉमिक मास यूनिट AMU सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है। तो आज के बाद हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे क्या, कि कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 1/12वां भाग, और इससे फिर मोल का कॉन्सेप्ट
और जो एवोगैड्रो संख्या है वो सामने आई है। तो वो कैसे आई है वो हम अगले एपिसोड में अब डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है ना बच्चों, ये हमने सबसे पहले आज यहां पर इस एपिसोड में देख लिया कि हम एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास, राम कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए हम किसी एक परमाणु के भार को स्टैंडर्ड मानकर, मानक मानकर दूसरे परमाणु जो उससे आसानी से कंबाइन हो सकते हैं उनके भारों को कैलकुलेट करते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया रिलेटिव एटॉमिक मास टेक्निक। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, तो अगले एपिसोड में हम जो मोल है, एवोगैड्रो संख्या है और इनसे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स और किस प्रकार के प्रॉब्लम्स मुख्यतः पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा मैथमेटिकल है और अगर एक एक पॉइंट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आप हर एपिसोड में सिंसियरली पढ़ोगे और अपनी कॉपी में नोट करोगे और प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करोगे, बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको एकदम फुली एंश्योर कर देता हूं। तो मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक जरूर करिए वीडियोस को, जिससे कि हमको एनर्जी मिले और ऐसे ही हम आगे आपको और बढ़िया बढ़िया नॉलेज देते रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। ये लिख लीजिए सभी।